Hello everyone, welcome back to our channel PWIIT JAM and CSI Net and welcome back to the series Target IIT JAM 2025. So ये है सेकेंड पार्ट टिफर स्पेशल क्वेश्चंस का। पार्ट 1 में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा होगा, समझा होगा, जाना होगा और एक बार टिफर के पैटर्न को भी समझा होगा कि टिफर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग। जितनी पेशेंस के साथ आप क्वेश्चन को समझेंगे, रीड करेंगे, उतनी ही आपको क्लैरिटी आएगी। बहुत मतलब हमने जब भी पढ़ा है या जब भी सुना है स्टूडेंट से, उनका एक ही चीज़ होती है, मैम क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट है। क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों है? क्वेश्चन डिफिकल्ट इसलिए है कि उसकी जो वोकैबुलरी है, उसकी जो लैंग्वेज है, जो आप नॉर्मल लैंग्वेजेस अपने एग्जाम्स में देखते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, तो वो आपका डिफिकल्टी लेवल हो जाता है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहें कॉन्टिन्यूअसली और आप उन क्वेश्चंस पर काम करें तो धीरे धीरे आप उस लैंग्वेज को भी अडाप्ट कर लेंगे और वो क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। एंड आपने उस दिन भी सेशन में देखा होगा कि कितना आसान था उस क्वेश्चन को समझना और आप लोगों को ऐसे लगता है कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो आज भी कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से उन्हें सॉल्व किया जा सकता है और किस तरीके से आप बेटर एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। Okay, so this is the first question. Read the question very carefully. Let's put a timer of 2 minutes 30 seconds. इस क्वेश्चन में खेल सिर्फ इतना है कि आपको बहुत अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। 2 मिनट 30 सेकेंड्स। रीड द क्वेश्चन केयरफुली कि पूछा क्या गया है। चलिए, इन अ ह्यूमन फैमिली द फादर एंड मदर आर कैरियर्स फॉर एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज। एक फैमिली है जिसमें मदर और फादर दोनों जो है कैरियर हैं। तो चलिए, मदर एंड फादर अगर कैरियर हैं तो पहले उनके बारे में लिख लेते हैं। ये मदर, ये फादर एंड बोथ आर कैरियर्स, मतलब हिट्रोजाइगस कंडीशन है, दोनों हिट्रोजाइगस कंडीशन में है। वन ऑफ देयर सन इज फिनोटिपिकली नॉर्मल। इनसे एक चाइल्ड आया, एक सन आया जो फिनोटिपिकली नॉर्मल है एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस चाइल्ड या दिस सन इज ऑल्सो अ कैरियर। उन्होंने कहा कि फिनोटिपिकली नॉर्मल तो है ही, अब हमें ये बताओ कि इसके साथ साथ नॉर्मल भी है, ऑल्सो अ कैरियर। दो कंडीशन है कि फिनोटिपिकली नॉर्मल होना चाहिए, उसके साथ कैरियर होना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटीज बताएंगे।
तो अगर आप इसको एक बार क्रॉस बना के देखिए, अगर आप इसका क्रॉस बनाएंगे तो आप इसके क्रॉस को ध्यान से देखो, तो ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस की जो कंडीशन है वो नॉर्मल है। ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना। एंड इसमें से क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव है तो ये लास्ट वाले जो है वो अफेक्टेड होंगे। तो इन्होंने क्या पूछा, फिनोटिपिकली नॉर्मल प्लस कैरियर। तो फिनोटिपिकली नॉर्मल कितने हैं, तीनों है ना। फिनोटिपिकली नॉर्मल कितने हैं, तीनों फिनोटिपिकली नॉर्मल है। अब इनमें से कैरियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नॉर्मल कितने हैं, टोटल 3, 3 नॉर्मल है, उसमें से कैरियर कितने हैं, 2, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 2/3, ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से आपको स्पेसिफिकली जेनेटिक्स के क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना है कि ऑल्सो पूछा गया है, दोनों कंडीशन एक ही इंडिविजुअल पे लगाई जा रही हैं या अलग अलग चीजें पूछी जा रही है, इन चीजों का बहुत ध्यान रखना जब आप जेनेटिक्स के क्वेश्चंस करें। मूविंग फॉरवर्ड, सो 1 मिनट का ही टाइम है इस क्वेश्चन के लिए, 1 मिनट का टाइम है इसके लिए। चलिए, which of the following techniques can be used to identify a post-translational modification such as phosphorylation or methylation of a protein and the residue where it is modified, that is mass spectroscopy। ठीक है, अगर आप मास स्पेक्ट्रोमेट्री करें तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा है। जैसे आपने लास्ट वाला लेक्चर देखा हो तो हमने उसमें देखा था कि जैसे जैसे हम ग्रुप अलग अलग करते हैं, अगर हम फॉस्फेट ऐड करते हैं तो एक डिफरेंट तरीके का वेट आता है, अगर मिथाइल ऐड किया तो वेट कम वेट वाला प्रोटीन होता है। तो विद द मासेस, जैसे जैसे आप ग्रुप हैवी ग्रुप्स जब लगाएंगे तो प्रोटीन हैवी होता जाएगा, लाइटर ग्रुप्स पर जो मास है वो कम रहेगा। तो हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री से ट्राई कर सकते हैं एंड फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप एड ऑन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो फॉर दिस यू हैव 2 मिनट्स, 2 मिनट का टाइम लीजिए एंड इसे सॉल्व कीजिए।
चलिए, ओके, सो क्या दिया क्वेश्चन है, ह्यूमन डीएनए कंटेन्स 18% ऑफ साइटोसिन, साइटोसिन कितना है 18% है, ऑन अ मॉलिक्यूलर बेसिस व्हाट इज द मोल परसेंटेज ऑफ एडेनिन, ग्वानिन एंड थाइमिन। तो हमें पता है एडेनिन जो है, सॉरी 1 सेकेंड, एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन, एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन, तो एडेनिन और थाइमिन इक्वल होते हैं, एंड साइटोसिन पेयर्स विथ ग्वानिन, तो साइटोसिन और ग्वानिन इक्वल होते हैं। तो सिंपल केस, अगर ग्वानिन 18 सॉरी साइटोसिन 18% है तो ग्वानिन भी 18% होगा, और टोटल मिला के एडेनिन प्लस थाइमिन प्लस साइटोसिन प्लस ग्वानिन इक्वल्स टू 100%। एडेनिन वी डोंट नो, थाइमिन की जगह एडेनिन, देन वी हैव 18 plus 18 equals to 100%. Twice of adenine plus 36 equals to 100%. Then we have twice of adenine equals to 64%. That means adenine equals to 32% equals to thymine. That would be 32. आपको रिस्पेक्टिवली बनाना है, adenine would be 32 and then we have guanine, guanine is 18 and finally thymine is also 13. That is option number 1. Next question. Okay, 1 second. For this you have to analyze, so you can take your 3 minutes. Take your 3 minutes and analyze the question very carefully. चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, दैट इज नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल, है ना। आप लोगों ने बहुत सारे जर्नल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में भी देखा होगा, और जनरलाइज हम बेसिस वाले क्वेश्चंस में भी देख लेते हैं कि कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। आप हमें ये बता दो, सिंपल क्वेश्चन पूछा होता है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने पॉसिबल हैं, हमें ये बता दो। जर्नल एप्टीट्यूड का बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो लाइफ साइंसेज में पूछा जाता है ना।
तो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को समझाती हूँ, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 फ्रेंड्स हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 फ्रेंड्स हैं और 4 सीट्स हैं, ठीक है। 4 फ्रेंड्स है, फॉर एग्जाम्पल 4 फ्रेंड्स के नाम ले लो PQRST, 4 फ्रेंड्स के नाम है PQRS, ठीक है। 4 फ्रेंड्स है PQRS और 4 सीट्स हैं, तो इनके जो सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं उसके कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं ये बता दो। तो आप इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? फर्स्ट वाली जो सीट है, फर्स्ट वाली सीट पर चारों में से कोई भी बैठ सकता है, P बैठ जाए, Q बैठ जाए, R बैठ जाए, S बैठ जाए, चारों में से कोई भी बैठ सकता है, सिंपल केस है ना। अगर 4 सीट्स अवेलेबल है, 4 फ्रेंड्स है, तो फर्स्ट पोजीशन पर कोई भी बैठ सकता है ना। तो एक जना यहाँ बैठ गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ Q बैठ गया। उसके बाद सेकंड सीट पर जाओगे तो सेकंड सीट पर अब कौन बैठ सकता है? या तो P बैठेगा, या R बैठेगा, या S बैठेगा। फर्स्ट वाली सीट के लिए कितने ऑप्शंस थे? 4। फर्स्ट वाली सीट के लिए कितने ऑप्शंस थे? P को बिठा दो, Q को बिठा दो, R को बिठा दो, या S को बिठा दो, चारों में से किसी को बिठा दो। जब सेकंड सीट पे गए तो इसके पास कितने ऑप्शंस हैं? 3, क्योंकि Q तो ऑलरेडी बैठ चुका है ना, Q ऑलरेडी बैठ चुका है, तो अब वो दोबारा तो यहाँ बैठेगा नहीं। तो यहाँ वाली केस में कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 3। अब एक जना यहाँ बैठ गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर R बैठ गया। जब आप यहाँ पर थर्ड सीट पर बैठेंगे या पहुंचेंगे तो यहाँ पर कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? या तो P यहाँ पर बैठेगा या S बैठेगा, 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसके लिए। लास्टली अगर P यहाँ पर बैठ गया तो बचा कौन? S को फाइनली यहाँ बैठना पड़ेगा, तो लास्ट पोजीशन के लिए कौन अवेलेबल है? बस S, दैट इज 1। तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने पॉसिबल हैं इसके लिए आप इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे। कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे 24। कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है? 24। तो इस तरीके से आप जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। जब आपको ये आए कि 5 सीट्स अवेलेबल हैं, कितनी सीटिंग अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, तो फर्स्ट सीट पे कितने ऑप्शंस? चारों के चारों। सेकंड सीट के लिए 3, क्योंकि एक ऑलरेडी बैठ गया। थर्ड सीट के लिए 2, क्योंकि 2 बैठ चुके हैं। फिर फर्स्ट, इस तरीके से सॉल्व करना था। अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, हमें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूली डिस्कवर्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म वाज फाउंड टू कंटेन प्रोटीन्स दैट आर मेड अप ऑफ 75 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। 75 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, एक नया ऑर्गेनिज्म मिला है जिसमें 75 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आते हैं। Assuming that one codon codes for a unique amino acid, कि एक कोडोन से एक अमाइनो एसिड आता है, कौन सा सही है? The DNA could be composed of 4 bases and organism has a triplet codon। ये तो हमारा वाला केस हो गया कि हमारा कोडोन कितना क्या बना है? हमारा कोडोन, हमारे अंदर जो जेनेटिक कोड है वो 3 बेसिस का बना होता है। हमारे अंदर जो जेनेटिक कोड है वो 3 बेसिस का बना होता है, और कोई फिक्सेशन नहीं है कि फर्स्ट प्लेस पे ये होगा, सेकंड पे ये होगा, थर्ड प्लेस पे, कोई फिक्सेशन नहीं होती। तो अगर आप इसको देखो, अगर जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है, 3 प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस के लिए, तीनों के लिए 4 ऑप्शंस है। टोटल कितने ऑप्शंस हैं? 64 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 64 अमाइनो एसिड्स बनते हैं। चाहिए क्या? 75। मैच करता है? नहीं करता। डीएनए कुड बी कंपोज ऑफ 3 बेसिस, 3 बेसिस का बना है और ट्रिपलेट है। 3 बेसिस का बना है। फिर से अगर फिर से देखें, ट्रिपलेट है तो 3 पोजीशंस है, ट्रिपलेट है तो 3 पोजीशंस है। पहली पोजीशन के लिए कितने बेसिस है? कितने टाइप ऑफ बेसिस हैं? 3। तो पहली पोजीशन के लिए 3, सेकंड के लिए भी 3, थर्ड के लिए भी 3। टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हुए? 27। थर्ड वाले ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हुए, डीएनए कुड बी कंपोज ऑफ 3 बेसिस और क्वार्टेड कोडॉन है। कितनी पोजीशन है? क्वार्टेड है मतलब 4, क्वार्टेड है मतलब 4 ऑप्शंस है, क्वार्टेड है मतलब 4 ऑप्शंस है। तो फर्स्ट वाली पोजीशन के लिए थर्ड 3 बेसिस, सेकंड सबके लिए 3, तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? 81। लास्ट वाले के लिए देखें, लास्ट वाले ने कहा है 2 बेसिस का बना है और क्वार्टेड है। 4 पोजीशंस, ऑप्शंस कितने हैं? फर्स्ट पोजीशन के लिए ऑप्शन 2, सेकंड के लिए भी 2, थर्ड के लिए भी 2 और लास्ट के लिए भी 2। कितने हो गए? 4 × 4 दैट इज 16। कौन सा क्लोजेस्ट है? सबसे क्लोजेस्ट है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कंपोज्ड ऑफ 3 बेसिस एंड द ऑर्गेनिज्म हैज क्वार्टेड कोडोन। तभी हमारे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 75 कोडोन्स पॉसिबल हैं। ठीक है, सॉरी 75 अमाइनो एसिड्स पॉसिबल है, नॉट कोडोन्स। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं यहाँ वाले क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है जनरल एप्टीट्यूड में भी आता है और बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, तो आना चाहिए। ठीक है, तो क्या किया हमने?
हमने देखा ट्रिपलेट कोडोन है मतलब 3 पोजीशंस है, 3 पोजीशंस के लिए ऑप्शंस कितने हैं, अगर 4 बेसिस का बना है तो पहली पोजीशन के लिए भी 4 ऑप्शंस हैं, दूसरे के लिए भी 4 और तीसरे के लिए भी 4, मल्टीप्लाई कर दो 64 कॉम्बिनेशंस बना सकता है। कितने चाहिए, 75 चाहिए। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, आई थिंक यही क्वेश्चन दोबारा से कॉपी पेस्ट हो गया, सॉरी, 1 सेकेंड। ओके, अगेन you can take 3 minutes time to solve this question. 3 minutes time you have. चलिए इस क्वेश्चन को हम पार्ट्स में तोड़ तोड़ के एनालाइज करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले क्या है, ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किया है। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, हमने ट्राई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस किया है। ठीक है, एक ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किया है। तो टेस्ट क्रॉस के केस में क्या होता है, टेस्ट क्रॉस के केस में F1 जनरेशन को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस किया जाता है। सिंपल, टेस्ट क्रॉस के केस में F1 जनरेशन को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस किया जाता है। तो रिसेसिव पेरेंट कैसा होगा, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट यहां से दिखी, द ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस ऑर्डर ऑफ लोकाई अननोन प्रोड्यूस प्रोजेनी एज फॉलोज। ये ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस जो किया उससे ये सारी प्रोजेनी आई। ठीक है, तो पहले हमने ट्राई हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट लिखा। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जब भी आपको प्रोजेनी मिले, ठीक है, जब भी आपको प्रोजेनी में देखने को मिले तो आपको एक चीज समझनी होगी, प्रोजेनी में जो सबसे ज्यादा है, जब भी आपको नंबर ऑफ प्रोजेनी दिख रही हैं तो उसमें जो मैक्सिमम है वो पेरेंटल है। जो मैक्सिमम प्रोजेनी होती है जिनका नंबर सबसे ज्यादा है, या फिर आप लिख लो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैक्सिमम नंबर जिनका है जो सबसे ज्यादा है वो पेरेंटल होते हैं। एंड जो लीस्ट होते हैं, ठीक है, मिनिमम जो होते हैं, मिनिमम नंबर वाले जो होते हैं वो आपके डबल क्रॉसओवर्स होते हैं।
वो आपके डबल क्रॉसओवर्स होते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट, जब भी आपको प्रोजेनी देखने को मिले और प्रोजेनी के साथ उनका नंबर देखने को मिले, तो जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर वाली प्रोजेनी होती है वो पेरेंटल होती है। मतलब उसका पेरेंटल का मतलब ये है कि उसका जो कॉम्बिनेशन है, एलील्स का जो कॉम्बिनेशन है वो पेरेंट से एग्जैक्टली मैच करता है। मैंने पेरेंटल का मतलब क्या समझाया कि पेरेंटल का मतलब ये है यहाँ पर कि जो ये प्रोजेनी है जो आपको यहाँ पर दिख रही है, उसका एलील्स का जो कॉम्बिनेशन है वो पेरेंट से डायरेक्टली आया विदाउट एनी रिकॉम्बिनेशन। जैसे पेरेंट से एग्जैक्टली का एग्जैक्टली वो प्रोजेनी आ गई है, दैट इज नोन एज पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। एंड जो रिकॉम्बिनेशन से आती है दैट इज डबल क्रॉसओवर, सिंगल क्रॉसओवर्स आती हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो पेरेंटल कौन से हैं, दिस वन एंड दिस वन। जो मैंने व्हाइट से मार्क किए हैं वो पेरेंटल हैं, एंड जो लीस्ट वाले हैं, जो सबसे कम हैं, जो मैंने पिंक से मार्क किए हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये डबल क्रॉसओवर्स हैं आपके। DCO इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डबल क्रॉसओवर्स। DCO जो है वो शॉर्ट फॉर्म है डबल क्रॉसओवर्स की। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, इस रिसेसिव पेरेंट को ध्यान से देखो, तो ये सिर्फ एक ही टाइप ऑफ गैमीट बना सकता है, दैट इज स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, है ना। ये इस कॉम्बिनेशन में अगर रहेंगे तो एक ही टाइप ऑफ गैमीट बनाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। दैट मीन्स जो सारे आपको ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, 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 किससे आए हैं, ये इस वाले पेरेंट से आए हैं। दैट मीन्स पेरेंट 2 कैसा था, ठीक है, पेरेंट 2 से आए हैं। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी जो है वो पेरेंट 2 से आए हैं। तो पेरेंट 1 कैसा था, पेरेंट 1 को अगर हम बात करें या अपनी F1 जनरेशन की बात करें तो हमारी F1 जनरेशन कुछ इस तरीके से थी, क्योंकि दोनों बाकी दोनों किससे आए, ये वाला और ये वाला किससे आया होगा, पेरेंट 1 से आया होगा। पेरेंट 2 ने अपना कॉम्बिनेशन दे दिया, बाकी वाला किससे आया, पेरेंट 1 से। तो पेरेंट 1 हमारा कैसा दिख रहा है, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, उसके बाद स्मॉल ए कैपिटल एंड स्मॉल सी। थोड़ा सा धीरे धीरे लिखना पड़ता है क्योंकि गलतियां हो जाती हैं जब हम ऊपर नीचे करते हैं। तो कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, एंड सेकंड वाला है स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। अब आपको क्या बताना है, जीन ऑर्डर। जीन ऑर्डर कैसे निकालते हैं, अगर आपने कभी प्रैक्टिस किया हो तो जीन ऑर्डर निकालने के लिए हम पेरेंटल में, ठीक है, जीन ऑर्डर निकालने के लिए हम पेरेंटल में डबल क्रॉसओवर्स बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या करना है, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड करना है। सिंपल केस, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड करना है। पेरेंटल को यूज करके आप अपने अकॉर्डिंग डबल क्रॉसओवर बनाएंगे। अगर आपके डबल क्रॉसओवर और क्वेश्चन की डबल क्रॉसओवर मैच कर गए तो आपका सीक्वेंस बिल्कुल सही है, नहीं किए दैट मीन्स आप गलत हैं। तो शुरू करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन किस में चेक करना है, ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। सबसे पहले ए मान के चलता है CBA का सीक्वेंस है, ठीक है जी, कैपिटल ए स्मॉल एंड ए स्मॉल सी कैपिटल बी एंड ए। पहला हमें कह रहा है कि CBA सीक्वेंस चेक करके बता दो क्या ये जीन ऑर्डर है, तो मैंने उसी सीक्वेंस में लिख दिया, सी पहले फिर बी फिर ए। CBA को चेक करियो, स्मॉल बी कैपिटल एंड स्मॉल, है ना। चलो मैं इसके डबल क्रॉसओवर्स बनाऊं। इनके डबल क्रॉसओवर कैसे हैं, कैपिटल सी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल बी एंड कैपिटल ए, ओके। स्मॉल सी स्मॉल बी एंड कैपिटल ए, क्या ये हमारे डबल क्रॉसओवर से मैच करता है। हमारे जो डबल क्रॉसओवर है, क्वेश्चन के जो डबल क्रॉसओवर है उसमें कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी स्मॉल सी आना चाहिए, क्या मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर 1 हुआ गलत, ऑप्शन नंबर 1 ने हमारा पर्पस सॉल्व नहीं किया। BAC को, ऑप्शन नंबर 2 को BAC को मैच करते हैं, BAC से चेक करने की कोशिश करते हैं। चलिए BAC से चेक करूंगी तो स्मॉल बी ए एंड सी, स्मॉल बी कैपिटल ए कैपिटल सी, यही है, स्मॉल बी कैपिटल ए कैपिटल सी एंड स्मॉल एन, बी कैपिटल एंड बाकी दोनों स्मॉल, बाकी दोनों स्मॉल। चलिए अब इनका डबल क्रॉसओवर चेक करते हैं।
इनके डबल ओवर क्रॉसओवर से अगर आप मैच करेंगे तो ये बनेगा स्मॉल बी स्मॉल ए के साथ कैपिटल सी के साथ कैपिटल कैपिटल एंड स्मॉल। क्या मैच कर रहा है? दोबारा देख लो, हमें चाहिए कैपिटल ए के साथ, हमें चाहिए कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी स्मॉल सी। क्या मैच करता है यहाँ पर? ये भी नहीं करता, तो इसको भी किया एलिमिनेट, ये भी काम नहीं करता हमारे लिए। सी वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड में हमें चेक करना है सीक्वेंस बी सी ए। बी सी ए का सीक्वेंस चेक करते हैं। बी सी ए and we have your capital B small c small a। इन क्वेश्चंस में ना प्लीज थोड़ा सा करते टाइम बहुत केयरफुल होके करना, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने एक कैपिटल को स्मॉल कर दिया या स्मॉल को कैपिटल कर दिया, पूरा क्वेश्चन बदल जाता है। तो कैपिटल के साथ सॉरी स्मॉल बी के साथ स्मॉल सी चाहिए, कैपिटल ए चाहिए, कैपिटल के साथ कैपिटल बी के साथ कैपिटल सी चाहिए और स्मॉल ए चाहिए। देख लें, तो पहला वाला तो सेटिस्फाई हो गया, कैपिटल के साथ स्मॉल बी स्मॉल सी, पहला वाला सेटिस्फाई हुआ कैपिटल के साथ स्मॉल बी स्मॉल सी। और सेकंड वाले केस में ए जो है वो स्मॉल होना चाहिए, बी और सी कैपिटल। ए स्मॉल है, बी और सी, तो ये मैच कर गया। दैट मीन्स जीन ऑर्डर क्या है? जीन ऑर्डर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बी सी ए। बहुत सिंपल सा। चलो फोर्थ वाला भी कर लेते हैं, आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाएगी। सी ए बी, फोर्थ वाला भी आपको चेक करा लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। सी ए बी, कैपिटल सी चाहिए, कैपिटल ए चाहिए एंड उसके साथ स्मॉल, उसी के साथ स्मॉल सी, ए जो है वो स्मॉल एंड बी जो है वो कैपिटल। जीन ऑर्डर के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है। कैपिटल ए सॉरी कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कैपिटल ए कैपिटल बी, कॉम्बिनेशन मैच करता है? नहीं करता। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एक बार फटाफट दोबारा से बताती हूँ क्या किया। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्रॉस किसके बीच में हुआ है ना। आपको जब भी जीन ऑर्डर का क्वेश्चन आए, हमेशा सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो और सोचो समझो कि जो पेरेंट है वो कैसे है। तो इन्होंने कहा है ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, तो सबसे पहले क्लिक होना चाहिए। F1 को जब हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते हैं ना, तो उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो F1 को जब रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते हैं वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। तो रिसेसिव पेरेंट क्या होता है? रिसेसिव पेरेंट मतलब सारे रिसेसिव एलील, लिख दिए भाई सारे रिसेसिव एलील, और उनसे आने वाली प्रोजनी ये है। तो जब भी जीन ऑर्डर निकालो, एक चीज याद रखोगे, जो सबसे ज्यादा नंबर की होती है वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होती है और कम नंबर वाली डबल क्रॉसओवर होती है। तो हम अब एक बार अपनी प्रोजनी की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम रिसेसिव पेरेंट को देखो तो रिसेसिव पेरेंट कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। रिसेसिव पेरेंट ए वाले जीन का भी रिसेसिव एलील देगा, बी का भी रिसेसिव देगा, सी का भी रिसेसिव देगा, उसके अलावा कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि कोई और ऑप्शंस भी नहीं है। दैट मीन्स स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी किसने दिए? रिसेसिव पेरेंट ने दिए, पेरेंट 2 ने दिए। तो बाकी सारे कहां से आए? पेरेंट 1 से आए। ये दोनों अगर पेरेंट है तो फर्स्ट क्रोमोसोम कैसा था? इस तरीके से, सेकंड क्रोमोसोम इसका था। अब आप जीन ऑर्डर कैसे निकालते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड से। आप पेरेंट कॉम्बिनेशन में अपने हिसाब से बनाएंगे, अपने हिसाब से। हिट एंड ट्रायल में क्या करेंगे? आप पेरेंटल वाले कॉम्बिनेशन के डबल क्रॉसओवर आपके अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर आपके अकॉर्डिंग वाले क्वेश्चन से मैच कर गए, मतलब आप सही जा रहे हैं, वाला आप गलत जा रहे हैं। तो हमने फर्स्ट वाला जो देखा सी बी ए लेके, तो हमारे कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहे थे, तो नहीं हुआ। इसी तरीके से सेकेंड मैच नहीं हुए, थर्ड मैच हुआ, थर्ड करेक्ट आंसर है, एंड लास्ट वन इज फोर्थ वाला, वो भी मैच नहीं हुआ। सो दिस इज हाउ यू डू जीन ऑर्डर क्वेश्चंस। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन टेक योर टाइम ऑफ 1 मिनट 30 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम है 1 मिनट 30 सेकेंड्स।
चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। आपको एक फाइलोजेनेटिक ट्री बताया हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गिवन दिस फाइलोजेनी ऑफ 4 स्पीशीज। फाइलोजेनेटिक ट्री है और 4 स्पीशीज हैं। ए हैज गॉन एक्सटेंट। हमें फाइलोजेनेटिक ट्री सिर्फ रिलेशनशिप बताता है कि क्या रिलेशनशिप है एंसेस्टर्स के बीच में और स्पीशीज के बीच में। एक्सटेंट और नॉन एक्सटेंट कुछ नहीं बताता, तो ये स्टेटमेंट हम नहीं मार्क कर सकते। ए इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू सी देन डी। ए और सी ज्यादा रिलेटेड है रेदर देन डी। क्यों? कॉमन एंसेस्टर तो सी और डी का है ना, तो वो ज्यादा रिलेटेड होंगे ना कि ए, तो ये गलत हुआ। डी इवॉल्व फ्रॉम सी। अगर डी सी से इवॉल्व होता तो सी को एंसेस्टर माना जाता ना। सी और डी दोनों के दोनों इवॉल्व हुए हैं इन वाले कॉमन एंसेस्टर से, ना कि डी इवॉल्व हुआ है सी से, तो ये ऑप्शन भी गलत। लास्ट, बी सी डी शेयर्ड अ कॉमन एंसेस्टर, बिल्कुल सही। तो यहां पर ये जो कॉमन एंसेस्टर था वो बी सी और डी सबका सेम था, तो ये ऑप्शन जो है दैट इज लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 minute 30 seconds, 1 minute 30 seconds। चल, तो कैसा डिसऑर्डर है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अगर रिसेसिव की बात करते हैं, अगर हम रिसेसिव कंडीशन की बात करते हैं, तो हमें पता है रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है। रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है। तो अगर हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है। अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो मेल में एक्सप्रेस होने के लिए क्या चाहिए? मेल के पास तो होता ही एक एक्स क्रोमोसोम है, मेल के पास होता ही एक एक्स क्रोमोसोम है, उस एक पर ही रिसेसिव एलील आते ही जो है डिसीज हो जाएगा। लेकिन फीमेल के पास, लेकिन फीमेल की बात करें तो यहाँ पर 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो हमें दोनों पर रिसेसिव एलील की जरूरत होगी तो ही हमारा डिसीज होगा। और नेचर में 2 रिसेसिव एलील का एक साथ आना बहुत रेयर होता है। तो अब यहाँ पर पूछा है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर आर मोस्ट कॉमनली एग्जिबिटेड बाय मेल्स। किसमें एक्सप्रेस होते हैं? मेल में, क्योंकि एक ही रिसेसिव एलील चाहिए और काम हो जाएगा। मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन मेल्स, तो फीमेल्स में नहीं, मेल्स में हाँ जी, फीमेल्स में, दोनों में नहीं। मेल्स में क्योंकि उनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, एक ही एक्स क्रोमोसोम पर आते ही एक्सप्रेशन हो जाता है। वहीं पर फीमेल्स के केस में 2 रिसेसिव एलील्स को लाना पड़ेगा तो एक्सप्रेशन होगा। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर दिस यू कैन टेक योर टाइम 3 मिनट्स। लीजिए टाइम, समझिए, 3 मिनट्स का टाइम है और समझिए क्या पूछा गया है।
चलिए देखते हैं। The stages of cell cycle for a cultured mammalian cell require the following periods of time. G1 फेज जो है वो 8 आवर्स का है, S फेज जो है वो 5 आवर्स का है, G2 फेज 1 आवर का है और एन माइटोसिस फेज M फेज जो है वो भी 1 आवर का है। इन सिंक्रोनस कल्चर ऑफ दी सेल्स इज एक्सपोज टू रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। आपने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन ऐड किया है फॉर 5 मिनट्स एंड देन अलाउड टू कंटिन्यू इन नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम। 5 मिनट के लिए दिया, उसके बाद नॉन रेडियो एक्टिव पर रख दिया। फिगर शोज द रिजल्ट इफ the length of G2 were increased by 1 hour, which of the following statement would be true regarding the slope of line? आपने किसकी लेंथ बढ़ाई है? G2 की। ध्यान से देखिएगा, G2 की लेंथ बढ़ाई है और स्लोप किसका बताना है? Slope of the line from the first appearance of labeled mitotic cells until all the cells are labeled। जब पहली बार लेबलिंग दिखाई दी तो वहां का जो स्लोप है, परसेंटेज ऑफ माइटोटिक सेल दैट आर लेबल्ड, तो यहां से स्लोप आना शुरू हुआ। तो इस स्लोप में क्या चेंज होगा आपको ये बताना है। अब एक चीज सोच के देखो, लेंथ आपने G2 की बढ़ा रहे हो, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, थाइमिडीन जो रेडियो लेबल थाइमिडीन है वो कब यूज होगा? रेडियो लेबल थाइमिडीन यूज होगा जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में हो रहा है, एस फेज कंप्लीट हो गया, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन लग चुका है, उसके बाद आप G2 बढ़ा रहे हो। तो G2 बढ़ाने से एस फेज पर क्या असर होने वाला है? अगर आप G2 बढ़ाओगे तो बाद वाली साइकिल का टाइम पीरियड बढ़ेगा ना, एस फेज पर तो कोई असर नहीं होने वाला। तो दैट मींस ये एज इट इज रह जाएगा, दैट वुड रिमेन द सेम। क्योंकि अगर मान लो आप जीवन में बढ़ाते, जीवन का बढ़ाते तो हम कह सकते थे कि हाँ ठीक है कि एस फेज में चेंजेस आएंगे, उसका स्लोप चेंज हो जाएगा। बट एस फेज ने अपना काम कर दिया, डीएनए रेप्लिकेशन कर दिया, थाइमिडीन ऐड कर दिया, रेडियो लेबल थाइमिडीन ऐड कर दिया, उसके बाद आप लेंथ बढ़ा रहे हो तो बाद वाली फेसेस का टाइम पीरियड बढ़ेगा ना। पहले वाले पे जो पिछले बात हो चुकी है उस पर तो कोई असर नहीं होगा, तो दैट वुड रिमेन द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये वही है जो मैंने आपको नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन सिखाया है, उसी का पार्ट है ये। 1 minute 30 seconds। 1 minute 30 seconds। चलिए, इफ ओनली 2 न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन कितने हैं? 2। ऑप्शन कितने हैं? 2। 2 न्यूक्लियोटाइड पॉसिबल हैं। 4 बेस पेयर का डीएनए सीक्वेंस है, 4 बेस पेयर का डीएनए सीक्वेंस है, 1 2 3 4। पोजीशंस कितनी है? 4। ऑप्शंस कितने हैं? 2, 2 2 2 एंड 2, दैट इज 16। तो 16 डीएनए सीक्वेंसेस अवेलेबल हैं। For this you have your 3 minutes। इनहेरिटेंस देख लेना कौन सी है, दैट इज इंपॉर्टेंट।
चलिए देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन है। माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन मतलब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मदर टू ऑफस्प्रिंग। माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन मतलब मदर टू ऑफस्प्रिंग जा सकती है। माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन इज डिटेक्टेड इन अ मैन में डिटेक्ट हुई, कोई यूज की है क्या? वो प्रोजेनी को देगा? नहीं। ऑफस्प्रिंग को देगा? नहीं देगा। कोई यूज की नहीं है हमारे लिए। म्यूटेशन इज ओनली लीथल बियॉन्ड 70 ईयर्स। ओके, 70 साल के बाद जो है वो दिखने लगती है। मैरी इज अ वुमेन हु डज नॉट कैरी द म्यूटेशन। एक वुमेन से मैरी करता है जिसके पास म्यूटेशन है ही नहीं, किसी फॉर्मेट में नहीं है, क्या वो अपने चिल्ड्रन को देगी? मदर से ऑफस्प्रिंग जाना है ना, मदर से माइटोकॉन्ड्रियल जो इनहेरिटेंस होता है वो मदर से ऑफस्प्रिंग में जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस मदर टू ऑफस्प्रिंग जाता है। अगर मदर में नहीं है, क्या ऑफस्प्रिंग में आएगी? नहीं आएगी। ऑफस्प्रिंग में नहीं आई तो क्या उनके ग्रैंड डॉटर्स में आएगी? यही पूछा है ना, देन दे हैव चिल्ड्रन, परसेंटेज ऑफ हिज ग्रैंड डॉटर वुड बी कैरियर्स। मदर से ऑफस्प्रिंग में नहीं आई क्योंकि मदर के पास नहीं थी। अब ऑफस्प्रिंग्स में नहीं आई तो क्या ऑफस्प्रिंग से नेक्स्ट जनरेशन में जा सकती है, ग्रैंड डॉटर्स में जा सकती है? नहीं, दैट इज 0%। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज 0%। चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशंस। आई होप आपको आज वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको क्लैरिटी मिली होगी और ज़्यादा टिफर के बारे में। एंड एक और सेशन हम देखेंगे जहाँ पर हम कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।